Good evening, sir. Sir. Good evening, 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 everyone. मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी सर। यस सर। जी हाँ सर। ओके। Yes, sir. चलिए आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें, कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे जब तक कोई जरूरत ना हो तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह अपलोड हो गई? नहीं यस सर, हो गई। हो गई। ओके सर। आंसर्स भी मिल गए होंगे आप लोगों को। Yes, और sir. क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके तुरंत बाद पीडीएफ सेंड करके तुरंत ही आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अब टेंशन नहीं लेना, रोज के लिए अब आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक आंसर का क्वेश्चन है ना डिफरेंट आ रहा है, मतलब वो 10 इनवर्स बाय रूट 2। कौन सा क्वेश्चन है? जो आपने परसों कराया था ना। क्या बेटा थोड़ा सा हिंट दो। नवीन कुमार कौन है? यस सर, मैं हूँ सर। हाँ बेटा, क्या बात करनी है? क्या अब पूछना नहीं है? आ रही सर ये मैं ये पूछ रहा था, जैसे अब क्लास लगा रहे तो क्लास के साथ साथ नोट्स कैसे बनेंगे सर? आप एकदम से पेज चला देते हो ऐसे, तो वो लिख नहीं पाते हम। बेटा तो आप क्या सोच रहे हो कि ये जैसे रखा रहेगा और आप लिखते रहोगे, उसके बाद में एक एक बच्चे से पूछूंगा कि लिख लिया तब आगे बढ़ूंगा? ऑनलाइन सर, में बेटा ये संभव नहीं है। आप नहीं ये सर, सोचो, थोड़ा सा आपको स्पीड में लिखना होगा। बची हुई चीज आप बाद में भी लिख सकते हो। मैं एक बार स्लाइड आपको दिखाता हूँ, उसके बाद स्लाइड अपलोड भी होंगी, कहीं ना कहीं से आपको नोट करने को मिल जाएगा। बाकी डिस्कशन जितनी देर होता है उतनी देर स्लाइड सामने ही रहती है। सर आप एक स्लाइड को करके 20-25 सर, सेकंड रुक आवाज नहीं जाते। आ रही आपकी। सर आप साथ साथ नोट करते रहिए, हम भी उसके साथ साथ नोट करेंगे, ऐसे हो। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। देखो बेटा, कुछ कुछ लिमिटेशंस मेरी भी है, ठीक है। कोशिश मैं भी पूरी कर रहा हूँ और आप लोगों को कोशिश करूंगा कि साथ साथ ही लिख पाऊँ, ठीक है। ये फिर सर भी अगर आपका कुछ रह जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा स्लाइड्स, और आप लोग वरना उससे जब आपको ये दोबारा वापस मिलेगी ऐप पर तो आप ऐप से लिख लेना। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी देर रुक के आपको रोकेंगे, मैं भी रुक रुक के चलूंगा जिससे कि आप लोग लिख पाओ, ठीक है। हाँ सर, यही बोल रहा हूँ मैं, जैसे स्लाइड कंप्लीट हो तो थोड़ा सा बोल दीजिए आप भी। हाँ सर, कोई 20-25 कोई सेकंड बात चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। पता है मैंने ये देखा है ना कि मैं अगर रुकूंगा ना बच्चे उधर सुस्त होने लगते हैं। जो और बच्चे हैं ना वो बहुत सुस्त हो जाएंगे, तो पता चला लीव कर देते हैं क्लास को, क्या बहुत स्लो चल रहा है मामला। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोशिश फिर भी करेंगे कि दोनों के बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे। आप लोग पेन भी चलाते रहे और सुनते भी रहे मुझे, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा 19-20 अगर हो भी रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए, केस फर्स्ट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल मोशन इन ए मीडियम इन विच द रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना। सर अब अगर हम यही मोशन का वर्टिकल मोशन की अगर डिस्कशन करें तो कैसे करेंगे? इधर देखें, मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई बॉल है फॉर एग्जांपल, कुछ भी मान सकते हैं। ये पार्टिकल एक मीडियम में रखा हुआ है, जिस मीडियम में ड्रैग फोर्स है mg, वो सॉरी ड्रैग फोर्स म्यूट है, कर लो अभी यार। बताइए। एक मिनट रुकिए, पहले मैं सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ, रुको। उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे बात करेंगे। मान लीजिए इस पर इसका वेट कितना है? mg है, और इस मीडियम की वजह से इस पार्टिकल पर एक ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो ड्रैग फोर्स
वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए के बी, जैसे कल हमने माना था, और के बी ना मान के कुछ और कांस्टेंट भी मान सकते हैं। आइदर यू कैन टेक के और यू कैन टेक एम बीटा बी, where m is mass and beta is constant. Means here k is equal to m beta. आप सोच रहे हो कि यहाँ पे m beta लेने की क्या जरूरत पड़ी, तो m beta इसलिए लिया जिससे कि m और k कट जाए, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे m आएगा, मास कट जाएगा, आसानी रहेगी। अदरवाइज कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं m beta भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इससे क्या होगा कि एक्सप्रेशन थोड़े छोटे हो जाएंगे, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो इस पे एक ड्रैग फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ को, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी एंड ड्यू टू दिस मीडियम विच इज एम बीटा बी। मान लीजिए इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, वी बी, वी टी है एट टी इज इक्वल टू टी, या इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, वी 0 है, और आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी बी टी हो गई है, ठीक है। मीन्स at t is equal to 0, its velocity is v0, and at t is equal to t, its velocity is मान लीजिए vt, ठीक है। तो हमें क्या करना है, vt का एक्सप्रेशन ढूंढना है, कितनी t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो ऑब्वियस है, यूजिंग न्यूटन्स लॉ, Newton's law, ma is equal to f m into a means dv by dt is equal to फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ को mg है, ऊपर की तरफ को m बीटा भी है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ को, क्योंकि मोशन इज अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन या नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो mg माइनस m बीटा b ये मोशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होगा, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी कह लें, और यहां पर dv by dt क्या होगा, धीरे धीरे ड्रैग की वजह से वेलोसिटी कम होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी, वो हम देखेंगे अभी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखो आप यहाँ पर बड़ा आराम से देख सकते हो कि बीटा जो है वो m जो है वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने वो k को m बीटा मान लिया है। फायदा रहेगा, आपका ही नुकसान नहीं होगा, आसानी से लिख पाओगे एक्सप्रेशन को। तो dB बाई g minus beta b is equal to dt. Now you can integrate both sides. और मान लीजिए इंटीग्रेशन की लिमिट 0 पर, टाइम 0 है जब, तो इसकी वेलोसिटी v नॉट है, और टाइम जब t हुआ तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी मान रखा है vt है। तो d इंटीग्रल db by g minus b, what is the integral of this differential equation? कई लोगों ने बताया ln होगा, तो 1/x का इंटीग्रल होगा log g माइनस बीटा b और माइनस बीटा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस बीटा, उससे डिवीजन, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चाहे तो आप लोग बिना स्क्रीन पर देखे इसको सॉल्व करें और बाद में स्क्रीन देखकर इसका आंसर देख लें कि हमने सही किया है गलत। जरा आप लोग सभी लोग नोट कर लें और यहाँ तक पहुंच जाए। मैं एक टाइम तक रुकूंगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। बाकी लोग अपना हाथ रोके ना, इस इंटीग्रल को आगे कर ही दिया मैंने इंटीग्रल, आगे इसको एडजस्ट करना है। कोई भी अपना हाथ रोकेगा नहीं। ओके, तो आप अपर लिमिट लगाएंगे तो आएगा log g माइनस बी बीटा, माइनस बी नॉट लगाएंगे तो log g माइनस बी बी नॉट बीटा बी नॉट। तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा log g माइनस
बीटा बी अपॉन जी माइनस बीटा बी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। कोई मैंने गलती कर दी हो तो बता देना मुझे, अदरवाइज तो सही चल रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, और यहां से लॉग को अगर एक्सपोनेंशियल पावर में लिखेंगे तो जी माइनस बीटा बी डिवाइडेड बाई जी माइनस बीटा बी नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस के बीटा टी। और यहां भी अगर आप बी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस बीटा बी इज इक्वल टू जी माइनस बीटा बी नॉट e raised to the power minus beta t, and v is equal to how much? g minus beta b naught e raised to the power minus beta t divided by beta. So if you divide it, g minus g by beta को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए vt माइनस g by beta vt सिंबलाइज कर रहे हैं, और बीटा बीटा कैंसिल, v नॉट e रेस टू दी पावर माइनस बीटा टी। आई थिंक सभी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। Here Vt is g by बीटा। अब Vt क्या है वो अलग बात है, लेकिन अभी मैंने जो कांस्टेंट यूज किया Vt यूज कर लिया, वो g by बीटा है। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, मैं यहीं पर छोटा सा लिख देता हूं, या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। At t is equal to infinite, at t is equal to, या t is tending towards infinity, as t tending towards infinity, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे vt लिख देता हूं मैं इसको, vt tending towards where? If t tending towards 0, this tending towards infinity, then this tending towards 0, 0 से multiply, so it tending towards vt means बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भागने लगेगा, जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम it will move with a particular velocity, terminal velocity. That's why I am using Vt. T stands for terminal. So terminal velocity is g by beta. Terminal velocity is g by beta. Okay, so this is the expression of the velocity at any time t in terms of terminal velocity and initial velocity and time. I think मुझे अब पेज पलटना होगा, तो आप लोग जो कुछ रह गया वो आप लिख लें फटाफट। चले आगे बढ़ें, चलिए। अब आप यहां पर कई चीजें देख सकते हैं कि Vt इज डिपेंडेंट ऑन V नॉट। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये क्या फर्क डालेगी किस पर? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, स्मॉल t, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ चार केस हो सकते हैं। पहला केस देखें आप, केस 1।
केस 1, if initial velocity is 0 means अगर आप क्या करो, वेलोसिटी को 0 कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दो, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा vt का, आप लोग देख सकते हैं, vt इज इक्वल टू vt माइनस vt e रेस टू द पावर e माइनस बीटा टी। v नॉट 0 हो गया तो vt बाहर आ गया, 1 माइनस e रेस टू द पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर केस में जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इसका अगर मैं प्लॉट खींचूं तो कैसा प्लॉट आएगा, t वर्सेस v प्लॉट। सभी लोग जानते हैं t इज इक्वल टू 0, हाउ मच वेलोसिटी इज t इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, वैसे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड एट t इज इक्वल टू 1 by beta, it will becomes 1 minus 1 by e. 1 minus 1 by e is 0.63, and as t tending towards infinity, vt tending towards vt, so I think this is the mark of terminal velocity. Then your graph should be like this, like charging of capacitor. आई थिंक सभी मेरी बात को समझ गए होंगे, जो नहीं समझा होगा वो बाद में बताएगा मुझे, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि बात आप समझ गए होंगे। केस सेकंड, if v naught is equal to, for example, if v naught is vt, मान लीजिए कि आपने इनिशियल वेलोसिटी ही टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर दे दी है, तो if v naught is equal to vt, then vt is how much? देख लें आप, अगर vt लगा दूं v naught की जगह पर, तो vt माइनस vt is 0, so it will become vt. इट मींस जिसको आपने टर्मिनल वेलोसिटी से ही फेंका है उसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, it remains moving with same velocity which is not dependent on time. So graph looks like, if this mark is for vt, then plot is like this. तीसरी कंडीशन, if v naught is, for example, n beta t, n bt, n is where n is less than 1, मतलब n 1 से छोटा, यानी v naught is less than vt, v naught is less than vt, then vt is equal to how much? v naught की जगह n बीटा t लगाएंगे तो ये आ जाएगा vt बाहर 1 माइनस n e raised to the power minus beta t. Am I correct or not? n bt लगाएंगे तो 1 माइनस n हो जाएगा, और n is less than 1, so this term is less than 1. यहां पर अगर ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, t वर्सेस b प्लॉट। Again, this is the mark of terminal velocity. At t is equal to 0, velocity is, at t is equal to 0, velocity is n beta t. N bt means
यहाँ से कितना आएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, एन बीटा टी आ जाएगा, ऑब्वियस है, एट टी इज इक्वल टू 0 बी नॉट ही है, तो बी नॉट इज लेस देन बीटा टी, तो यहाँ कहीं से चालू होगा रिलेशन, ठीक है। और यहां से अगर चालू होगा तो क्या होगा आगे का रास्ता, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट बिकम्स बीटी, इंफिनिटी करेंगे तो बीटी ही जाएगा, ये बात तो पक्की है। तो कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा, यानी इस बार भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर, किसकी तरफ, बीटी की तरफ। अब मेरे पास पेज कम पड़ गया तो मैं आगे वाले पेज पे जाऊंगा, आप लोग जो कुछ नोट करना है कर ले फटाफट। केस 4, if v naught is equal to n beta n bt where n is greater than 1, ये b नॉट ही है, हाँ with n is greater than 1। अब इस कंडीशन में क्या होगा, vt कितना हो जाएगा, होगा तो वही, vt बाहर आ जाएगा, 1 माइनस की जगह पर n माइनस 1 कर ले रहा हूं, ये प्लस कर ले रहा हूं, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा टी। देखें जरा आप चेंज मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में बी नॉट की जगह एन बीटा टी बीटी लगा दिया, तो बीटी तो बाहर आ गया और माइनस भी बाहर ले लिया, जिससे क्या हुआ, ये पॉजिटिव हो गया। अब 1 प्लस ई की पावर बीटा टी का एक्सप्रेशन का अगर प्लॉट खींचना हो तो क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या आ जाएगा, अभी भी ये टर्म 0 हो जाएगी, बीटी की तरफ ही भागेगा, लेकिन एट टी इज इक्वल टू 0 बीटी इज ग्रेटर देन बी नॉट इज ग्रेटर देन बीटी। So I think you can understand that graph is like this. At t is equal to 0, v naught say, which is greater than vt। इसका मतलब एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकला कि अगर आप किसी विस्कस लिक्विड में या फिर किसी ऐसे लिक्विड में जिसके अंदर ड्रैग है ना, तो उसमें किसी अगर पार्टिकल को आप किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से क्यों ना इसको ड्रॉप करो, ओवरऑल आफ्टर ऑल थोड़ी देर बाद वो, मतलब टाइम बीतने के बाद वो किस वेलोसिटी को गेन कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी को, जो कि किसके बराबर है, g बाई बीटा। तो ये ध्यान रखना, g बाई बीटा टर्मिनल वेलोसिटी है और ये टर्मिनल वेलोसिटी को ही फाइनली गेन कर लेगा। ये अलग अलग ग्राफ अलग अलग केस में आएंगे। किसी को यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ ले, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है, सर ये केस 4 एक बार रिपीट कर दो। केस 4 देखिए, इफ v नॉट इज ग्रेटर देन vt, मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा दो, तो उस केस में क्या होगा कि आप देखोगे कि 1 माइनस एन होगा ना यहाँ पे, तो n माइनस 1 लिख लो तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव अपा रहेगी n माइनस 1, तो क्या n इज ग्रेटर देन 1 है। 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस बीटा टी का प्लॉट कुछ इस तरीके का आएगा, और ये भी यही बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपने ज्यादा दी है, ड्रैग मीडियम उसे क्या करेगा, धीरे धीरे गिराता रहेगा और कहां तक ले आएगा, बीटी तक। अगर आप बीटी से कम दोगे तो बढ़ाता रहेगा और कहां तक ले आएगा, बीटी तक। ये पीछे वाला केस कह रहे हैं।
और अगर बीटी दोगे तो बीटी ही बनाए रखेगा। ऐसा हो क्यों रहा होगा? ऐसा हो इसलिए रहा होगा क्योंकि नेट फोर्स जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, mg तो इतना ही बड़ा है, वेलोसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो ये ड्रैग फोर्स क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस। उस वक्त उस वक्त वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? बीटी। तो बीटी का एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट देख सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस वन। जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि VT इज इक्वल टू G बाई के। आ गया? कहने का मीनिंग ये है कि अगर फोर्स नहीं तो फिर जिस वेलोसिटी को गेन करेगा उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा। सर जो इसका थर्ड केस है, थर्ड केस में आपने 1 से कम लेंगे ना, जैसे जहाँ पे 1 पॉइंट आएगा जैसे ग्राफ से, उससे कम लेंगे हमें वी नोट इसमें। हाँ बिल्कुल, बीटी से कम हुआ ना, एन से, एन की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो, अरे ऐसे समझो ना, वी नॉट इज मान ले फॉर एग्जांपल बीटी बाई 2, तो बीच में आएगा यहाँ कहीं। ओके सर। 1 से छोटा तो मतलब यही हुआ ना, और 1 से बड़ा मतलब बीटी इज इक्वल टू 2 बी नॉट फॉर एग्जांपल, ऐसे बीटी, तो ये यहाँ पे आएगा दुगनी वाली जगह पे, जैसे ये समझ लो। सर इसका कोई एग्जांपल? एग्जांपल बताया ना, विस्कस मीडियम में आप कोई भी टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड लिक्विड का, जो फ्लो ऑफ लिक्विड वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें निकाली भी होगी। सर ये एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करते थे, वो जो मतलब विस्कस मीडियम में बॉल्स जो फेंकना रहता है नीचे। हाँ, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरने लगती थी, उसको हम नोट करते थे। हाँ सर इसमें कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं ना? कोई भी फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, गाढ़ा फ्लूइड होगा तो ये फोर्स लगेगा। अभी मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल करा देता हूँ, रुको। ये लो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्यों परेशान है? क्वेश्चन को पढ़ो, हालांकि मैं खुद ही पढ़ दूंगा। बुकलेट में है बेटा। पेज नंबर? बेटा मैंने कहा ना, अभी बुकलेट अपडेटेड मेरे पास नहीं आई, ठीक है? अपडेटेड आ जाएगी, पेज नंबर सहित बता दूंगा। सर प्लीज मंगवा लो ना सर जल्दी। ये पेज नंबर जो है आपके पास बुकलेट आ गई है? हाँ सर। हाँ सर, कब एक मिनट रुको, फिर 1 मिनट रुको, मैं पहले क्रॉस चेक करता हूँ आपके पास जो है वो मेरे पास है कि नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ। पेज नंबर 47 पे है 20 क्वेश्चन। अच्छा 1 मिनट रुको। लेवल 1 में, लेवल 2 में? लेवल 2 है सर। लेवल 2 असाइनमेंट नंबर 1। अब देखो, जैसे आप ये देखो, मैंने खोल लिया है, ये देखो, दिख रही है आपको पीडीएफ? हाँ सर। ये सारे क्वेश्चन जो है वो ड्रैग मीडियम के ही हैं। पेज नंबर तो दिखाइए। पेज नंबर दिख रहा है 2? हाँ सर हाँ। ये ओल्ड वाली है आपकी। अब वही बात है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इस बात पे फोकस मत करो कि ये बुकलेट में कहाँ होगा, क्योंकि बुकलेट तो आप बाद में देखोगे तो पता चल जाएगा ना कि ये बुकलेट का है क्वेश्चन, ये सर ने करवा दिया, इस तरीके का करवा दिया। सर जब रिवीजन करेंगे ना, फिर हमें क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, तो रिवीजन में क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी सही से। चलो ठीक है, मैं मंगवाता हूँ आज। कौन सा है अभी क्वेश्चन नंबर? ये 20। क्वेश्चन नंबर 20 लेवल 2 का। चलो
spherical particles of a given material of density rho are released from rest inside a liquid medium of lower density. The viscous drag force may be approximated by the Stokes law, that is Fd is equal to 6 pi eta Rb. ये नहीं दिख रहा सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा हमको सर दिख अभी रहा हमको। स्क्रीन पे। अब देखो, हाँ सर दिखा। the viscous drag force may be approximated by Stokes law, that is 6 pi eta Rb, where eta is the viscosity of medium, r the radius of particle, and v its instantaneous velocity, full stop. If tau m is the time taken by a particle of mass m to reach half of its terminal velocity, then the ratio tau atom divided by tau m, मतलब अगर एटम मास की बॉल को गिरा देंगे या एम मास की बॉल को गिरा देंगे तो दोनों में टर्मिनल वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी गेन करने में टाइम का रेशियो पूछा गया कि पार्टिकल जो है टर्मिनल वेलोसिटी से अगर गिरे तो जस्ट उससे मतलब आधी वेलोसिटी से गिरने में जो समय होगा उसका वो हमें निकालना है। तो मटेरियल गिवन है, रेस्ट से गिराया गया है, ठीक है, और इस पे ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है 6 पाई ईटा आर। एम जी नीचे लग रहा है, पुराना सवाल ही तो बना। तो नेट फोर्स कितना हुआ एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी, ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा एम डी वी बाई डी टी के। ये न्यूटन लॉ लगा दिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब m से डिवाइड कर दें अगर, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, बेटा आवाज बंद करें, वेट कर लो। dv बाई डी टी इज इक्वल टू g माइनस 6 पाई ईटा आर बाई m इंटू वी। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको अल्फा, इसको बीटा, जिससे क्या होगा हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वेयर अल्फा बीटा इज, आपको दिख ही रहा है, अल्फा इज जी एंड बीटा इज 6 पाई ईटा आर वी डिवाइडेड बाई एम। यहां तक समझ में आ रहा होगा। आप प्रीवियस रिजल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि इसमें गलती हो सकती है कि वो कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, पता चला थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही गड़बड़ा जाएगी। तो ओवरऑल dv बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया इतना, तो dv अपॉन अल्फा माइनस बीटा बी इज इक्वल टू डी टी, और इंटीग्रेट करूंगा, आप लोग खुद ही करें। जीरो टू टाओ, या पहले निकाल लेते हैं पूरा टाइम कोई सा भी, तो 0 से गिराया बीटी वेलोसिटी तक, तो अपने को मिलेगा लॉग, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग देखो समझो और फिर मेरी बात को क्रॉस चेक करो। क्या ये बात आ गई आप लोगों के यहां तक? नहीं,
खुद ब खुद करें आप लोग, और उसके बाद केवल क्रॉस वेरीफाई करें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी, यही तो टर्मिनल वेलोसिटी अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा ही टर्मिनल वेलोसिटी है। यानी हम इसको लिख सकते हैं और करके vt इज इक्वल टू vt 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा टी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी में कितना समय लगेगा, यही तो पता करना है। तो एट t इज इक्वल टू टाउ v इज इक्वल टू vt बाई 2, यानी vt बाई 2 इज इक्वल टू vt 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बीटा टाउ। तो बीटी बीटी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस बीटा टाउ इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ओवरऑल बीटा टाउ एक कांस्टेंट आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे अगर, बीटा टाउ एक कांस्टेंट आ जाएगा। यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, बीटा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बीटा। आप सोचें, आप इसको थोड़ा सा सोचें कि ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है टाउ का, और बीटा इज व्हाट, अगर आप बीटा देखें तो बीटा क्या है, 6 पाई ईटा आर अपॉन एम। 6 पाई ईटा तो कांस्टेंट मान लो, आर और एम पर डिपेंडेंट है, आर बाई एम। तो यानी कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई एम, सो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर। अब एक बात देखिए, एम मास का है अगर, तब तो एम बाई आर आएगा, और अगर 8m का है तो 8m बाई आर, आप सोचे कितना आएगा। किसी का मास 8 गुना कर देने से उस इस रेडियस का क्या हाल होगा, रेडियस क्या हो जाएगी। मास 8 गुना कब होता है, जब रेडियस दुगनी हो जाए, क्योंकि जब रेडियस दुगनी होती है तो वॉल्यूम 8 टाइम्स होता है। एज यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर 2 टाइम्स, देन वॉल्यूम गेट्स 8 टाइम्स, क्योंकि 2 क्यूब और वॉल्यूम 8 गुना हो गया तो फिर मास भी 8 गुना हो जाएगा। तो आर बाई एम कैंसिल हो जाएंगे, और ये अगर मैं थोड़ा छोटा करके लिख दूं तो ये 1/4 आ जाएगा। और ऑप्शन क्या पूछे गए हैं, जरा एक मिनट पीछे जाऊंगा फिर आ जाऊंगा वापस। टाउ 8m अपॉन टाउ एम पूछा है तो 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 तो m/8m का आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर जो इसमें फोर्स है, एक तो नीचे लगा जो वेट वाली, सर जो ये अपोजिट फोर्स लगेगी, जान मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग आपने सिस्टम बताया था उसमें तो पॉजिटिव लेना चाहिए था ना,
उसके हिसाब से तो फिर बेटा फिर उस हिसाब से नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे तो आगे फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर बात वहीं आ जाएगी। ओके सर। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। और किसी को कोई डाउट? रेडियस वाला फिर से बता दें। आप लोगों ने सरफेस टेंशन के सवाल करे कभी 11th-12th क्लास में? सर किए बबल ड्रॉप की किए। हाँ सर किए। हाँ सर 8 ड्रॉप अगर मिला दो तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस कितनी हो जाएगी जो मिलने के बाद बनेगी? दुगनी। अरे 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसी 8 ड्रॉप मिला दो तो बड़ी रेडियस कितनी होगी? ये कैंसिल हो गया, क्यूब रूट लोगे 2r। मतलब डेंसिटी सेम रखनी है। डेंसिटी सेम रखनी है, इसीलिए ऐसा सवाल लिखा हुआ है। शुरुआत में ही लिखा हुआ है फॉर ए गिवन मटेरियल ऑफ ए गिवन मटेरियल। यस सर। सर रिपीट करना सर ये वाला कि भाई रेडियस डबल कैसे हो गया, ये वाला समझ नहीं आया बस। बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हो। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मास को 8 टाइम्स करना है तो आर को दुगना कर दूंगा तभी तो 8 टाइम्स हो जाएगा। 8 टाइम का मतलब क्या हो गया? नहीं समझ में आया। स्फीयर की रेडियस को दुगना करने से उसका वॉल्यूम 8 गुना हो जाता है। वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा तो मास भी 8 गुना हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट हो? कंसेप्चुअल कोई एरर समझ में नहीं आ रही हो तो बता दो, कोई गड़बड़ लग रही है। सर ये टाउ की प्रोपोर्शनलिटी कैसे निकाली है? ये बेटा सेकंड पेज पे लॉग ले लो दोनों तरफ जी। तो बीटा टाउ इज इक्वल टू जो भी होगा कांस्टेंट ही आएगा ना, चाहे सर। लॉग ही हो चाहे 1/2 का लॉग हो। हाँ सर ठीक है सर आगे। बीटा टाउ कांस्टेंट होगा तो सर, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बीटा होगा। जी जी जी। हाँ पूछो। और सर इसमें जो ये जो 2 बनेगा, log 2 बनेगा, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट मान लिया है। अरे प्रोपोर्शनलिटी में चला गया ना वो। हाँ सर ठीक है सर, ये पूछना था सर। होता नहीं है कांस्टेंट लॉग 2 की वैल्यू। जी जी। कितनी होती है? 0.6 कुछ करते हैं। 0.693 0.69 होती है ना कांस्टेंट, माना कुछ नहीं है। ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट है? सर इसमें विस्कस मीडियम है कौन सा? जो सा आप मानना चाहो। लिक्विड दिया है ना, कोई भी मान। यहाँ लिक्विड मीडियम है। सर ऑयल का चेंज हो जाएगा ना फिर? क्या सर बेटा अगर ऑयल का क्या चेंज हो जाएगा? ईटा ना। हाँ सर। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इस सवाल पे? अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई एक बार लिक्विड में गिरा है एक बार ऑयल में गिरा है तब ठीक है, ईटा का फैक्टर भी आता है। भाई गिराई दोनों पार्टिकल जो है वो लिक्विड मीडियम में ही है, सेम मीडियम में ही गिराए गए तो कोई फर्क नहीं है इस बात हाँ सर फर्क तो नहीं पड़ेगा। एक लिक्विड और एक और नहीं सर, एक लिक्विड में गिरा है और एक ऑयल में गिरा है तो फर्क पड़ जाएगा ना? तो फर्क पड़ेगा। तो ऐसे तो बहुत सवाल हो सकते हैं इसी सवाल में कि अगर मान लो आपने रेडियस को बदलने की बजाय क्या कर विस्कोसिटी बदल दी। विस्कोसिटी बदलने की बजाय आपकी बार में 1/2 बोला, हाफ वेलोसिटी 1/3 वेलोसिटी हो तो 1/3 हो जाए तो क्या होगा? अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे हाफ की जगह है ये हो जाए थ्राइस में 1/3 तो क्या होगा बताओ? सेम ही रहेगा सर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नहीं है ना। और अगर ये पूछू टर्मिनल वेलोसिटी की जगह टर्मिनल ही होता है लिखा हुआ तब क्या होता है आंसर? सेम।
सेम होता। तो इसीलिए क्या हुआ कि जिन लोगों ने ये पूरा करके देखा वो तो इस कंक्लूजन में पहुंच पाए कि ये करना है, लेकिन कुछ लोग ने, जो लोग दिमाग लगाए होंगे, वो इतना पूरा करके देखने की जरूरत नहीं होगी उन्हें, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी आप मुझे बताओ, ट्रिकी अगर करना चाहो इस सवाल को तो कैसे करोगे भाई? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हुआ ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर जिस समय हो जाएगा जीरो कर देंगे उसको। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे चलेगा उस वक्त, है ना। और नीचे वाला फोर्स कितना है, mg, ऊपर वाला 6 पाई ईटा आर वी टी। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज mg, यानी vt इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, 1 अपॉन r। अब 1 अपॉन r भी ना कह के m अपॉन r बोल दे, और vt अगर m अपॉन r के है प्रोपोर्शन में, तो v स्मॉल t भी होगा, क्योंकि वो तो किसी भी टाइम के लिए सेम आ रहा है। और m किसके प्रोपोर्शन में होता है, m मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो ये r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में टाइम आ गया एक तरीके से। अब अगर ए टाइम है, टाइम सॉरी, अगर ए टाइम है तो r की पावर, नहीं मैंने बीटी निकाल लिया एक्चुअल में, इससे बीटी पता चल गया, टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचने में जो वेलोसिटी होगी वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगी। तो सर वो mr स्क्वायर हो गया शॉर्ट ट्रिक में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो दूसरे तरीके से करते हैं ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ vt जो होगा वो होगा कितना होगा, mg अपॉन 6 पाई ईटा r, यही तो होगी vt। अब आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ा है कि जीरो से अगर चले तो vt बराबर होता है इस तरीके का, हम लोगों ने निकाला था अभी, यस सर। ये यहाँ पर केस फर्स्ट। और बीटा क्या था यहाँ पर, k अपॉन m, जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है उसका डिवीजन में m। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, k अपॉन m का मतलब k कौन काम कर रहा है यहाँ पे, ये काम कर रहा है ना k का। तो 6 पाई ईटा r अपॉन m इंटू टी, ये सही लिखा हुआ है आप लोग, यस सर। है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1/3 हो जाए तो 1 क्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये चीज कांस्टेंट ही रहेगी सवाल के अनुसार, यानी कि r अपॉन m इंटू टी ये कांस्टेंट होगा, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू m बाई r होगा, और m इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होगा, तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो ए टाइम का मास का जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2 2 जा 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, m के लिए रेडियस होगी r, तो ये 4 आंसर आ जाएगा, ये मेरा मतलब है। और वैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सामने आपके पूरा सवाल एकदम प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन किया हुआ। शॉर्ट ट्रिक में डाउट हुआ है सर, बाकी वैसे आ गया समझ। शॉर्ट ट्रिक में बताओ कहाँ पे डाउट हुआ है। तो जो लास्ट में t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लास्ट में सर कांस्टेंट में दिया है ना, e टू द पावर 6 ईटा r by m। शेल की पावर को कांस्टेंट की इक्वल रख के करेंगे तो m कैसे आ गया r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज। अरे बेटा ये कांस्टेंट आएगा ना, ये कांस्टेंट होगा पूरा, तो इसमें 8 और 6, वो 6 पाई ईटा तो पहले से कांस्टेंट है, तो r बाई m इंटू टी तो कांस्टेंट हुआ। अरे
ये लिखना है। अब सही है? आ गया सर। अब सर एम तब भी की सर इसके बाद कैसे आया? एम बाय आर के तो आ गया टी, उसके बाद सर इसके डायरेक्टली बाद प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर कैसे हो? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है आर क्यूब के प्रोपोर्शन में। ओके सर। अब अगर 8 m मास की है तो आर 2 होगा, और अगर m मास की है तो आर 1 होगा, तो 4:1 आंसर हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? क्या सर? अब तो किसी और को कोई डाउट? सर इसमें तो नहीं नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ लेंगे कि भाई? नहीं नहीं, ये तो सिंपल वही क्वेश्चन है, कोई जो पीछे आर्टिकल पढ़ाया था वही क्वेश्चन है। बस दोनों को इक्वल करना है आपस में। हाँ, अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन बदल दूं, ये है क्वेश्चन, ये नेट में आया हुआ है। मैं अभी उठा लेता हूँ इसको। सर कौन सा प्रॉब्लम करना है? दिखा रहा हूँ बेटा, कोई सीरियल नंबर उसी मेरी वाली बुकलेट के अनुसार लिखा हुआ है। दिसंबर 2016 में आई हुई प्रॉब्लम में, सामने आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम को फोकस करो, बाद में अपने हिसाब से नंबर डाल लेना। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों की बात करते हैं। A ball of mass small m is dropped from a tall building with zero initial velocity. Initial velocity is 0. In addition to gravity, the ball experiences a damping force proportional to minus gamma b. यानी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हुआ, ये हो गया गामा बी और ये हो गया एम जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो फार्मूला क्या हो गया? सिंपल सिंपल समझे तो Vt is equal to Vt 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है वो वाला आएगा, लेकिन m से डिवीजन होके, तो गामा अपॉन m इंटू वी, यही आएगा ना। पुराना रिजल्ट यूज कर लिया है मैंने, नहीं समझ में आया? रेस टू पावर टी होगा सर टी होगा सर, टी टी ठीक है। अब Vt कितना होगा? Vt तब होगा जब गामा Vt बराबर हो जाए mg के, तो Vt होगा कितना? mg बाई गामा, mg बाई गामा। तो ओवरऑल क्या है? mg बाई गामा लिख ले रहा हूं मैं इसे। तो यहां से Vt कितना आ गया? सबकी वैल्यू दी हुई है। m दिया हुआ है 10, g दिया हुआ है 10, गामा दिया हुआ है 10, ये लिखे हुए। तो ये तो 10 10 10 कैंसिल हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। 1 माइनस गामा दिया हुआ है 10 और जी एम दिया हुआ है 10, तो ये माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी आ जाएगा। अब पूछा क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डीवी को लिख लो dxt अपॉन dt। 10 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी, इंटीग्रेट कर दो, तो 10 टी माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस टी का फिर से करूंगा तो प्लस टी, प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, है ना? बिना इसके बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल किया है ना। डेफिनिट करना होता तो डेफिनिट हो जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी? t इज इक्वल टू 0। अभी मैं पीछे वाली स्लाइड दिखाऊंगा, एक मिनट रुक जाए।
x is equal to 0, at t is equal to 0 x is equal to 0, चला भी कुछ नहीं था शुरू में, तो 0 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा c1 कितना आ जाएगा, at t is equal to 0 x is equal to 0, c1 कितना आ जाएगा -10। c1 आ जाएगा -10। तो अपना सोल्यूशन क्या आ जाएगा, xt इज इक्वल टू 10 t माइनस e रेज टू द पावर माइनस t, सॉरी t प्लस e रेज टू द पावर माइनस t माइनस 10। तो 10 बाहर 1 सॉरी t माइनस 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस t, ये आंसर आ जाएगा। हाँ सर। तो 10 बाहर t माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस t, कौन सा ऑप्शन है, बी। ये ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ कंसेप्चुअली आप सही होने चाहिए। ये पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 है ये। सर इसमें ठीक है, बी आज और बर्दाश्त कर लो मुझे, क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर आज मैं बुकलेट मंगवा पेज लूंगा कौन आपके सा पास है? जो है। पेज 2 क्वेश्चन नंबर 8। बेटा सर। ऑब्वियस है 1 या 2 पे ही होगा। सर इसमें जो डैम्पिंग फोर्स माइनस गामा भी दिया है वो माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है उसका फोर्स का। या तो आप माइनस साइन डायरेक्शन को बोल लो, ये ना, अच्छा ये फॉर्म जी दी है, वो ये बता रहा है डैम्पिंग है, वो दिखा रहा है कि जिधर भी होगा उसके उल्टे लगेगा, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट लगेगा, यही बताना चाह रहा है। ओके सर। सर ये जो वेलोसिटी है vt, ये टर्मिनल वेलोसिटी है ना? हाँ बेटा, अभी तो ये ड्राइव भी की थी हम लोगों ने, ये देखो लिखा भी था नीचे vt इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो सर इसमें जो हमने बीटा की वैल्यू ली है क्वेश्चन में, वो गामा बाय m। अरे बेटा शुरू में ही गड़बड़ कर ली, मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे ही चेंज कर लिया था ना हमने। अरे के गामा दिया हुआ है यहाँ पर, तो बीटा क्या हुआ, गामा बाई एम हुआ ना। ओके सर। वो बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। चलूं आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन, ये आपकी बुकलेट में नहीं होगा। तो एक सेकंड बैक स्लाइड कर दीजिए। समझ में आ रहा है, राइटिंग दिख रहा है सही सलामत? हाँ सर। यस सर। चले अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग जरा आंसर देने की कोशिश करना विदाउट डूइंग मच। सुनेंगे जरा, ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर इट हैज बीन मूव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम under the influence of a constant force in a medium that applies a drag force proportional to the square of its velocity. The distance versus time graph made by the observer will look like. Can someone give answer? Which one is correct? Distance versus time plot. सवाल वही है सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। डी, ऑप्शन डी बेटा ये कह रहा है कि डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो फिर चल कैसे रहा है ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। बी 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 कह रहा है तो कि बोला था पहले भी। बी भी गलत है ना, बोलने से कुछ नहीं फायदा होगा, पहले सोचो फिर बोलो। सी। मुर्तजा, ऋषि पांडे। सर अगर कांस्टेंट फोर्स है तब तो सर ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यस सर। कांस्टेंट। क्यों, पिछले सवाल में नहीं हो रहा था कांस्टेंट फोर्स? कांस्टेंट हो रहा ड्रैग था। था ना सर, तो नहीं, पिछले सवाल में कांस्टेंट फोर्स mg था, ड्रैग फोर्स तो यहाँ भी वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में है। लॉजिक सही नहीं यहाँ है। पे शायद ए होगा सर। यही होना चाहिए सर। एक बहुत देर तक जाने के बाद तो कांस्टेंट हो ही जाएगा ना एक्चुअली में वो।
कांस्टेंट क्या हो जाएगी? सर टर्मिनल सर वेलोसिटी उसका लगभग बराबर हो जाएगा, तो डिस्टेंस फिर और वो टाइम टाइम तो साथ बराबर साथ हो जाएगा ना, वेरी करेगा। constant हो जाएगा। हाँ, बस यही लॉजिक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बस बस बेटा आप मैसेज मत लिखो। आफ्टर लॉन्ग टाइम पार्टिकल moves with terminal velocity. ठीक है, सो v इज इक्वल टू vt। उसके बाद थोड़ी इधर उधर भागना है, इसी वेलोसिटी से भाग रहा है। इसको लिख लो dxt अपॉन dt इज इक्वल टू vt। तो xt इज इक्वल टू हाउ मच? vt into t plus constant of integral. So what is the graph of x versus t? Linear. So A option is correct. तो जिन लोगों ने आंसर ए दिया वो सही दिया। लॉजिक अगर यही सोच के दिया है तो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको मान लो ये नहीं दिया होता कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तब ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता। आप लोग करने की कोशिश करना, ये यहाँ पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। हाँ बेटा बोले। इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। बहुत आसान है इस बार इंटीग्रेशन। ये तो है सर। किसका बेटा बोल रहे हो? अगर 20 पर ले ले तो नहीं, आप कह रहे थे ना कि अगर इसको सोल्व करें तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, वही आप भी वही बोल रही हो ना। मैं कह रहा हूँ कि होगा क्या ना, यहाँ पे 20 पर आ गया ना, अगर मान लो यहाँ आ गया, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे 20 पर आ जाए अगर, तो इंटीग्रल कैसे करोगे? कैसे करोगे? अच्छा, इसका इंटीग्रल कोई बताएगा कितना होता है? tan इनवर्स x 1 upon a log something होगा सर। log 1 plus x upon 1 minus। इसका होता है tan इनवर्स इसका x। होता है tan इनवर्स। इसका हाँ tan सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसा नहीं होता है, सुना होगा 1/2a। log 1 plus x upon 1 minus। log x 1 plus x upon 1 हाँ minus सर, x। हाफ ऑफ लेन। ऐसा ही तो होता था, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तब होगा नहीं। हाँ सर। तो ये बहुत टेढ़ा सवाल हो जाएगा, और कोई बात नहीं, फिर वो सवाल होता ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग चाहें, अच्छा कई लोग पूछ रहे हैं बार बार कि ये जो बराबर कर देता हूं मैं ड्रैग फोर्स के, वो क्या है? तो एक बार जरा देख लो। पहले mg है मान लीजिए, ठीक है, और ड्रैग फोर्स कुछ नहीं क्योंकि रेस्ट में था मान लो पार्टिकल। अब mg है, लेकिन धीरे धीरे पार्टिकल के अंदर क्या हो रहा है? वेलोसिटी पकड़ने लग रहा है। मान लीजिए अब b वेलोसिटी से भाग रहा है, तो इसके अंदर ड्रैग फोर्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? kb। फिर और नीचे आएगा, वेलोसिटी और बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई तो ये उतना ही बड़ा है अभी भी mg। वेलोसिटी बढ़ गई तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ड्रैग जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? के बी बराबर हो जाएगा mg के। अगर ऐसा हो गया तो इस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके बाद नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इसके बाद नेट फोर्स जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। और जीरो फोर्स अगर है तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल गिर रहा है उसी वेलोसिटी से गिरता रहेगा, तो ना ड्रैग बढ़ेगा ना वेट, तो नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा फर्दर मोशन में। और जीरो अगर रहेगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, इसीलिए इसका नाम रख दिया टर्मिनल वेलोसिटी। अब समझ में आया ये कंसेप्ट? सर आपने जो एक बार वो फ्रिक्शन वाली बताई थी ना, वो बॉक्स रख के। हाँ
वो जो मतलब आपने रफ लिया था कि इतना पे 0 बढ़ेगा, 1 पे 1, वही वाला केस है ना ये सब? ये वाला उससे कंपेयर मत करो। इसमें कहने का मतलब ये था कि फ्रिक्शन फोर्स कोई अपने आप नहीं लगता। जब तक आप अप्लाई फोर्स नहीं करोगे, जब तक आप अप्लाइड फोर्स नहीं करोगे, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर चीज मूव कर रही होती कभी ना कभी। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। अपने आप ही क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट। जिस लिमिट तक वो बढ़ता है उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बढ़ना बंद कर देता है। उसके बाद कहता है जो अप्लाइड फोर्स कहता है वही कर लो। समझ आ रहा बात? यस सर। चलिए, उस फोर्स के बारे में करने के लिए बेटा क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं, अब ड्रैग फोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो पता है क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? ड्रैग फोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या बदल जाएगा? अरे बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन बदल जाएगा। और आपको इंटीग्रेशन अच्छा से आता होगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, टेस्ट को अब चेंज करते हैं। ये तो ड्रैग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ के दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरा हिस्सा है जब ब्लॉक के ऊपर कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं, या जमीन के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, या किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरीके के आप लोगों ने प्रॉब्लम्स की होंगी 12th क्लास में। उसी में की कुछ एक अच्छी प्रॉब्लम उठाते हैं जिसमें खूब सारा कंसेप्ट यूज हो। अब प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है। ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नेट में, जेस्ट में, गेट में, सब में आ चुकी है। प्रॉब्लम ये है कि ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M रेस्ट ऑन ए फिक्स्ड प्लेन, inclined at an angle theta. If we apply a horizontal force of mg on the block, और ये फिगर बना हुआ है अभी पिक्चर, ये सवाल में फिगर बना हुआ है। If we apply a horizontal force of mg on the block as shown in figure, assume that the frictional force between the block and the plane is large enough to keep the block at rest. What are the normal and frictional forces that the plane exerts on the block? And if the coefficient of static friction is mu, then for what range of theta will the block in fact remains at rest? सवाल ही नहीं समझ में आया होगा आगे लोग? आ गया सर। आ गया भाई। एक प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये सवाल तो सब लोगों ने बहुत किया होगा। कैसे करते थे? mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। mg के दो कंपोनेंट कर लेते थे, थीटा, ये थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ऐसे तो करते थे। फ्रिक्शनल फोर्स दिखा देते थे, खूब अच्छे से पता होता था फ्रिक्शनल फोर्स μn होगा, हो जाता था सवाल। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? इस सवाल में और उस सवाल में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा हुआ है जिसका नाम है mg और हॉरिजॉन्टल। तो ये फोर्स ही इस प्रॉब्लम को बहुत इंटरेक्टिव प्रॉब्लम बना देता है। वो देखते हैं क्या करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई
फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पहले से फिगर बना रखे कुछ। ये चलिए अभी आप लोगों को मैं बना के दिखाता हूँ। ये फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा होगा एक mg, और एक बाईं तरफ लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mg, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n, और एक और फोर्स लग रहा होगा, वो किधर लग रहा होगा? अपवर्ड्स बैकवर्ड लगेगा ना सर वो तो, ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को? नीचे में बैकवर्ड। ब्लॉक पर पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। ब्लॉक का ऊपर बैकवर्ड ऊपर से सर। इधर नहीं सर, नहीं सर, नीचे की इस तरफ। साइड, पीछे की साइड ब्लॉक के। इधर? यस सर, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसमें। क्यों, कैसे पता? ब्लॉक तो रेस्ट में है। पर से ब्लॉक नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा ना, तो कैसे इसलिए पता? mg जो, कैसे पता? क्योंकि हम लोग बाहर से कोई फोर्स उसको दे नहीं रहा है, तो उसका एक, क्यों बाहर से फोर्स दे तो रहे mg। ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे? दो केस बनेगा शायद सर। ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा डिसाइड करेगा। तो ये आप डिसीजन कब ले पाओगे, जब पहले इन फोर्सेस के कंपोनेंट करो पहले। तो जरा mg के कंपोनेंट करना, जरा इस mg के कंपोनेंट करो पहले। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, mg cos थीटा हो जाएगा ये, और ये वाला mg। अच्छा, इस वाले mg का करो कंपोनेंट। सर एक को स्मॉल से डिनोट कर दो, कंफ्यूजन हो जाएगी। किसको? तो ये दो mg कैसे हो गए? सर वही एक को स्मॉल m से डिनोट कर दो, एक को नहीं कर कैपिटल। सकता, ऐसे क्यों कर दूं भाई, तो सवाल में ही लिखा हुआ है। तो ओके सर। लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ मास mg, तो कैपिटल M ही है। आपके कहने से थोड़ी बदल जाऊंगा मैं। नहीं तो सर कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल नहीं होगा ना, वरना फिर तो बहुत टेंशन आपके लिए हो जाएगी। देखो ये वाला एंगल थीटा, तो ब्लू वाला, इसीलिए तो कलर के पेन यूज कर ले रहा हूँ। ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ये देखो कंपोनेंट सही करे मैंने, ब्रेक कंपोनेंट सही किए ना ब्रेक। अब देखो आपके पास कितने फोर्स हो गए अलोंग दी प्लेन, mg sin थीटा और mg cos थीटा। अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, mg sin थीटा बड़ा है या mg cos थीटा? cos। कैसे पता? सो वो थीटा पे डिपेंड करेगा शायद। नहीं सर, क्योंकि कोस एंड साइन नहीं। देखो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये बात तो पक्की है। अब बताओ कौन बड़ा? दोनों एक साथ है सर। साइन थीटा बड़ा होगा सर। साइन बड़ा, दोनों इक्वल होंगे ना सर? cos होगा सर, sin और अगर ये और cos रेस्ट होगा। पे तो इक्वल होगी सर, बैलेंस। रेस्ट पे तो इक्वल होगा। 45 के बाद साइन बड़ा, 45 से नीचे कॉस बड़ा रहा। हाँ ये बात हुई। साइन और कोसाइन 90 के नीचे भी क्या करते हैं, अपना बिहेवियर बदलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रेस्ट में इसलिए सब कुछ, उनका आंसर बड़ा आसान है, रेस्ट में है इसलिए दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अगर दोनों बराबर होंगे तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स का कोई काम रह जाएगा? नहीं सर। फ्रिक्शनल फोर्स उसी डिफरेंस को तो मैनेज करेगा
जो थीटा के वैल्यू की वजह से साइन और कोसाइन में जो डिफरेंस आ जाएगा, उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो अभी दिखाया ही नहीं है मैंने, वही तो दिखाना है। अब समझो, साइन का अगर प्लॉट खींचूं तो ऐसा आता है 0 से लेकर 90 तक। क्या सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। और कोसाइन का अगर प्लॉट खींचूं तो 0 से लेकर 90 तक ऐसा आता है। यस ये सर। कॉस का है और ये साइन का है। देखो इतना डिटेल में करके इसलिए बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा थोड़ा इसको समझो। और ये वो जगह है जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर थीटा की वैल्यू π/4 हुई तो साइन π/4 और कॉस π/4 क्या होंगे? बराबर होंगे, 1/√2। और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। नेट फोर्स कितना हुआ अलोंग दी प्लेन? 0। और अगर 0 नेट फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी आपको प्लॉट खींच के दिखाया था मैंने, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का। ये वाला प्लॉट जो मैं बता रहा था, याद आया किसी को? यस सर। हाँ सर। ये यहां ना बना के आगे बना देता हूं, चलो यही बनाता हूँ, थोड़ा साफ बना। और केवल इतना हिस्सा बनाता हूं क्योंकि स्टैटिक्स वाला पढ़ रहे हैं ना हम। ब्लॉक चल तो रहा नहीं है, तो यानी हर वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। तो जैसे ये डिफरेंस 0 तो अप्लाइड फोर्स 0, अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर π/4 से बड़ा होगा तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? जो इनका गैप दिखाई दे रहा होगा, यही तो है गैप। हाँ सर। अगर थीटा की वैल्यू π/4 से बड़ी हुई तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, वो साइन थीटा और कोस थीटा के बीच का डिफरेंस, वो कौन होगा? अप्लाइड फोर्स। उसको मैनेज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होना पड़ेगा, तभी ब्लॉक रुक पाएगा। तो ब्लॉक रुकने के लिए क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स को भी अपने हिसाब से क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। तो ये सिचुएशन में ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी एंगल। तो मान लीजिए वो लिमिट है जहां पे ये पीक पहुंच चुका है। इतना डिफरेंस हो गया है कि अप्लाइड फोर्स अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो चुका है। मतलब इतना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है कि अब इसके आगे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी ये वो एंगल होगा जिसके आगे बॉल खिसक जाएगी। ये ब्लॉक जो है वो खिसक जाएगा इसके आगे, बट इससे नीचे क्या रहेगा? रुका रहेगा, क्योंकि उसे फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करता रहेगा। सिमिलरली दूसरी तरफ देखें अगर, अच्छा इस केस में किधर की तरफ को फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? जब थीटा 45 से बड़ा होगा तो कौन बड़ा है? साइन या कोसाइन? साइन बड़ा है। साइन बड़ा है तो फिर इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ को लगेगा, कॉस की तरफ को लगेगा, हेल्प करेगा कि साइन का जो बड़ापन है वो उसको खत्म कर पाए, तभी रुक जाएगा। अच्छा अब इधर की तरफ को बढ़ो, जितना आप π/4 से कम करोगे डिफरेंस बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा तो ये वाला ग्राफ फिर से यही काम करेगा ये। और एक सिचुएशन फिर इधर भी आएगी ऐसी, जब ये अपने पीक पर होगा। और जब डिफरेंस अपने पीक पर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगेगा। यानी ये वो हिस्सा है जिसमें पार्टिकल रेस्ट में रह सकता है। नहीं मानते हैं वाली बात? ये वो हिस्सा है जिसमें पार्टिकल रेस्ट में रह सकता है। और इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स जब π/4 से कम होगा तो कॉस बड़ा होगा, कॉस बड़ा होगा तो पीछे की तरफ को फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। मींस ब्लॉक अगर if angle is greater than π/4 then block's tendency is to move upward on the inclined plane.
and if angle is less than pi by 4, then block's tendency is to going downward direction. Tendency, not going. जा नहीं रहा है वो कहीं, जाना चाहता है नीचे, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ को फ्रिक्शनल फोर्स लगा के होल्ड करना होगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज होगी जिस थीटा तक ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो वो मिनिमम थीटा और मैक्सिमम थीटा के बीच का एंगल हमें पता लगाना है। तो जरा पिक्चर को देखें, ये वो एंगल है जहां पर ये अपने मिनिमम पर है, और ये वो एंगल है जहां पर ये अपने मैक्सिमम पर है, और इसके बीच के एंगलों पर तो वो रुका ही हुआ, ये तो हमने देख ही लिया। तो फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा 1, कंपोनेंट्स अगर दिखाऊं तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, mg क्या था, cos थीटा 1, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा 1। एंड ऑब्वियसली पिक्चर में भी आपको मैंने इस तरीके से बड़ा एरो बनाया इसलिए कि mg sin थीटा 1, नहीं सॉरी छोटा बनाना पड़ेगा। ये थीटा 1 एंगल पर कॉस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, है ना। और ऊपर की तरफ को क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n1, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, दो फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से, mg sin थीटा 1 और एक mg cos थीटा 1। तो ओवरऑल कुछ भी हो, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा कितनी होगी, mg sin थीटा प्लस cos थीटा ही होगी, इसको तो मतलब ही नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन को तो आप बेकार ही बाइफरकेट करके बताओगे, mg sin थीटा प्लस cos थीटा होगी, चाहे वो थीटा कुछ भी क्यों ना हो, सीधी सी बात। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा किसी भी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, mg sin थीटा माइनस cos थीटा का डिफरेंस, अगर होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस के बराबर ही तो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तो हो गया ए क्वेश्चन का आंसर। अब बी क्वेश्चन का आंसर, ये रेंज निकालना, वो मैं निकाल रहा हूं। तो जरा आप मुझे बताएं, फ्रिक्शनल फोर्स अगर दिखाना हो तो कहां दिखाऊं इस केस में, नीचे की तरफ को, तो ये और दिखा देता हूं। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा कितना इस पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 पर, जिसके नीचे एंगल घटाने पर यह खुसकने लगेगा, वो कौन सी जगह होगी, तब ये पीक पर होगा अपने फ्रिक्शनल फोर्स, और पीक पर होने वाला फ्रिक्शनल फोर्स किससे लिखा जाएगा, म्यू n1 से। समझ में आ रहा है बात। अगर ये कोई आर्बिट्रेरी एंगल होता तो नहीं लिखा जाता म्यू n1, लेकिन ये चूंकि अपने पीक पर पहुंच चुका है, तो पीक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है कितना, म्यू n1। अब बाकी काम आप लोग बड़ा आसानी से कर सकते हो, देखो मैं लिख देता हूं क्या होगा, n1 बराबर, रुका हुआ तो है ही ना, n1 बराबर mg sin थीटा 1 प्लस mg cos थीटा 1 एंड म्यू n1 बराबर कितना होगा, mg cos थीटा 1 माइनस mg sin थीटा 1। क्या आप इनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, थीटा 1 कितना होगा, n1 की वैल्यू डाल दें, mg कैंसिल कर दें, तो म्यू साइन थीटा 1 प्लस म्यू कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1। सही लिखा हुआ मैंने, सही लिखा हुआ है मैंने। तो यहां से थीटा 1 आ गया tan इनवर्स 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। Similarly, you can do it for theta 2 angle.
ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसके आगे बढ़ाने पर, जिससे अधिक करने पर ये ब्लॉक नीचे खिसकने लगेगा। इसमें भी आप चाहें तो ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। भाई ये वाला कितना होगा, mg cos थीटा 2, और ये वाला आपकी बार बड़ा होगा mg sin थीटा 2। लेकिन इधर की तरफ को एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, वो अभी दिखा दूंगा। N2 इधर होगा और इधर की तरफ को 2 लगेंगे फोर्स, mg sin थीटा 1 and this is mg cos थीटा 2। सॉरी, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अगर ब्लू कलर के पेन से ही दिखा दूं तो इधर ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो अपने पीक पर होगा, μn2 होगा। तो इससे अगर आप निकालोगे तो थीटा, इक्वेशन तो वही लिखी जाएंगी, n2 इज इक्वल टू, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, n2 इज इक्वल टू mg sin थीटा 2 प्लस cos थीटा 2, और μn2 इज इक्वल टू लिखेंगे mg sin थीटा 2 माइनस mg cos थीटा 2, यही तो लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, थीटा 2 इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। सो व्हाट इज द रेंज, रिक्वायर्ड रेंज, भाई कहां से कहां तक होना चाहिए, इस एंगल से अगर tan इनवर्स 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू तक अगर रही तो पार्टिकल रुका रहेगा। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो कंसेप्चुअली कोई एरर हो रही हो, नहीं समझ में आ रही हो बात, तो पूछ ले। सर थीटा 1 थीटा 2 बता दीजिए, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। थीटा 1 थीटा 2 वो एंगल्स हैं जिन पर डिफरेंस पीक पर होगा, और जब डिफरेंस पीक पर होगा उतने पीक पर की फ्रिक्शनल फोर्स अपने पीक वैल्यू पहुंच चुका है, वो है। सर थीटा 2 के मतलब थोड़ा बाद जाने से भी तो साइन थीटा ही बड़ा होगा ना, कॉस थीटा छोटा होगा, तो लेकिन ज्यादा बड़ा होगा ना, और उसके बाद वो लिमिट बर्दाश्त नहीं करेगा ना। इससे बड़ा हुआ तो ये क्या होगा, डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना इसके अंदर, पार्टिकल चल पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स इससे आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल चल पड़ेगा, हमें चलाना नहीं है, उसको रोके रखना है। यानी कि थीटा 1 से कम पे चल पड़ेगा, थीटा 2 से ज्यादा पे चल पड़ेगा, तो कहाँ रुका रहेगा, थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में रुका रहेगा। हाँ सर समझ आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है बेटा। अगर किसी एंगल पर होगा तो एफ आर लिखता, लेकिन थीटा 1 पे मैंने म्यू n1 लिखा है, क्योंकि थीटा 1 पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने पीक पर होगा। सर जैसे मतलब मान लो सर, प्रॉब्लम ये होता कि हम मतलब ये जो mg फोर्स है वो उसको मतलब इतना लग रहा है कि वो जो ब्लॉक है वो नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो सर फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना? तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात है। कंसेप्ट हुआ क्लियर? नहीं, मुझे लगता है अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि वजह ये नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अगर mg नहीं होता तो ये बेकार क्वेश्चन था।
लेकिन एक एमजी हॉरिजॉन्टल लगाने से अलग ही हो गया क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए टिफर 2018 में का आया हुआ क्वेश्चन है। लगभग वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है और इस तरीके के मतलब आते रहते हैं। ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करवा दिया आपको मैंने कि वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसीलिए ये मैं क्वेश्चन पुराने भी लेके चलता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। A small block B of mass small m is quickly placed on an inclined plane P, which makes an angle theta with a horizontal cart C. ठीक है, on which P is rigidly fixed. P जो है rigidly fixed, that means there is no variation. You can't make variation in theta. मतलब थीटा यहाँ पे फिक्स है, rigidly fixed है ना। The coefficient of friction between the block B and plane C is mu. When the cart stays stationary, the block slide. कार अगर रुकी रहे, कार्ट अगर रुकी रहे तो ब्लॉक बी स्लाइड करेगा पी पर। बट इफ द कार्ट सी इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स स्टैटिक। मतलब अगर आप ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा दो तो इसे रोकने के लिए ए एक्सेलरेशन की कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी कि ये इस पर रुक जाए, गिरे नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ लेता तो ये कहता वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी कि ये इस पर ऊपर चढ़ने लगे, गिरना छोड़ो इसके ऊपर भी चढ़ सकता है अगर इस तरीके का हो गया। बात समझ में आ रहा है? मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, इसको गिरने से रोकना। और मैक्सिमम वैल्यू वो हो सकती है कि ऊपर चढ़ने लगे, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आ जाएगा तब। अभी फ्रिक्शनल फोर्स हिंट क्या कर रहा है कि ए मिनिमम होने पर इसको रोकना है, बस रोकना है। मतलब इसके अंदर टेंडेंसी अभी भी नीचे जाने की है, नीचे जाने की होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, ऊपर। सो कैन यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कम से कम एमजी दिखाओ जरा रफ पेज पे। एमजी नीचे दिखाओ उसकी कंपोनेंट, या एमजी मत दिखाओ, एमजी का कंपोनेंट दिखा दो। साइन थीटा वाला अलोंग द प्लेन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कॉस थीटा वाला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर की तरफ को क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। और एमए आगे लग रहा है तो इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप खुद कार्ड पर बैठ जाओ, खुद कार्ड पर अगर बैठ गए तो आपको स्यूडो फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब आप एक्सीलरेटेड फ्रेम हो जाओगे, और एक्सीलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं होते। उनको वैलिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्यूडो फोर्सेस का इस्तेमाल करना होता है। और स्यूडो फोर्सेस कैसे लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में फ्रेम भाग रहा होता है जिस एक्सेलरेशन से, उल्टी डायरेक्शन में उतना ही एमए ले लेते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ये चीज नहीं? तो आपके पास दो तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही करें, इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहले करके दिखाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पे देखो, पहला मेथड है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप कहां बैठे हो ये दिख रहा होगा आपको, जस्ट अ मिनट। ये खड़े हो आप, और यहां पर अगर खड़े हो आप तो आपके लिए कार्ट क्या होगी, रेस्ट में आ गई।
और अगर आपके लिए कार्ट रेस्ट में आ गई तो फिर आप इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ को, कितना MA मिनिमम, क्योंकि कार्ट आगे जा रही थी, आप उस पर बैठ गए तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ को MA मिनिमम। MA मिनिमम के आप कंपोनेंट करोगे along the plane and perpendicular to plane, तो ये आ जाएगा MA sin थीटा और MA cos थीटा। बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे वो पिछली बार MG लगा हुआ था, यहाँ MA मिनिमम लगा हुआ है। ठीक है, तो नीचे की तरफ को लग रहा है MG, ऊपर की तरफ को लग रहा है म्यू1 एंड MA cos थीटा। तो चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो n बराबर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस होगी, MG cos थीटा प्लस MA sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू1 प्लस MA cos थीटा इज इक्वल टू MG sin थीटा। तो म्यू1 बराबर MG sin थीटा माइनस MA cos थीटा। यानी पुराने सवाल में और इस सवाल में कितना सा अंतर है, G की जगह A आ गया है, बाकी सब वही बातें। और ये n की वैल्यू यहाँ डालोगे, A निकालोगे, निकाल के देखो n की जगह ये वैल्यू डाल के और A निकालो। M से M कैंसिल हो जाएगा, A को समेट लो और G को समेट लो। आया, मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? हाँ सर। यस ठीक, यस सर। आ गया आंसर बेटा? यस सर। सेम आया? यस सर। अब मान लो मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं मालूम कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, मैं न्यूटन्स लॉ से ही काम करना चाहता हूँ, मतलब स्यूडो फोर्स जबरदस्ती में लगाना नहीं चाहता, तो मैं कैसे करूंगा इस सवाल को? तो पहले इतना लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। बी। ठीक है, नहीं क्या क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ सर। देखो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उससे घबराइए मत। इनर्शियल फ्रेम में अगर करना है इसी क्वेश्चन को तो आप कैसे करोगे भाई? अब की बार में एक्सेलरेशन आगे की तरफ को, तो आपको कुछ नहीं करना, ए के कंपोनेंट ही कर लो, क्योंकि अपने फोर्सेस के कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इस ए के भी कंपोनेंट कर लो अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा आ गए। अब कुछ नहीं, मोशन का डिस्क्रिप्शन करना है। मोशन का डिस्क्रिप्शन करना है तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस fr बराबर ma cos थीटा। नीचे वाली इक्वेशन देखें आप, और ऊपर वाली इक्वेशन कैसे आएगी, n बराबर लिखें या फिर n माइनस mg cos बीटा cos थीटा, n माइनस mg cos थीटा, ये आया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, वो ये रही इक्वेशन। क्लियर हुआ ये बात? नहीं? यस सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, क्योंकि एफ आर की वैल्यू म्यू एन है, फिर ये वही इक्वेशन आ गई, एन की वैल्यू डाल दे यहाँ पर,
फिर आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा। करके देखें आप इसको सॉल्व। वही आ जाएगा, एन बराबर एम ए प्लस एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और म्यू एन बराबर आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, वो जो पीछे लिखी हुई इक्वेशन। तो आंसर भी दोनों से इसीलिए सेम आएगा। तो कंक्लूडिंग रिमार्क ये हो गया इस केस को देखने के बाद, न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटेड फ्रेम, बट वी कैन मेक देम वैलिड आफ्टर सम मॉडिफिकेशन इन रियल फोर्स। दीज मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड एज स्यूडो फोर्सेस। सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड में ही बेटा दिखा दो, ये वाला रिपीट कर दें, 1 मिनट रुको बेटा, ये वाला फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने कंपोनेंट किसके अलोंग किए, प्लेन के अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के अलोंग। मतलब आपने दो डायरेक्शन चूज किए, एक तो प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। और इस पार्टिकल का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, ए आगे की तरफ को। तो इस ए के भी दो कंपोनेंट कर लो, एक परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और एक अलोंग दी प्लेन। तो एक आया ए कॉस थीटा और एक आया ए साइन थीटा। अब आप इक्वेशन ऑफ लिख दो, मोशन एफ बराबर एम ए, एफ कितना, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम इंटू ए, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए साइन थीटा। सिमिलरली इसका भी लिखो एफ बराबर एम ए, तो एफ कितना है, एम जी कॉस साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम इंटू ए, ए की जगह ए कॉस थीटा, वो ये रहा। और एफ आर इसलिए अपने पीक पर क्योंकि बस मिनिमम, अगर ए अपने मिनिमम पे होगा तो एफ आर क्या होगा, म्यू एन होगा। अगर ए कोई नॉर्मल, इसीलिए देखो रेड कलर से लिख दिया, अगर ए मिनिमम तो एफ आर म्यू एन, क्योंकि तब ये अपने पीक पर होगा। और अगर कोई नॉर्मल ए है तो ये एफ आर होगा। वो एफ आर कितना होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, अगर ये अपने मिनिमम वैल्यू पर है ए, तो खिसकने ही वाला होगा जस्ट। अगर इससे भी जरा सा कम किया तो खिसक ही जाएगा। तो इसलिए मतलब ये हुआ कि ये अपने पीक पर है, इसका फ्रिक्शनल फोर्स अब पीक पर है। इसके बाद जरा सी भी अगर तुमने छूट दी तो ये नीचे खिसक जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा अगर ए अपने मिनिमम पर है तो एफ आर अपने म्यू एन पे होगा। नहीं समझ में आया तो फिर बताओ। सर जैसे इसमें आपने इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन आपने सर यूज तो कर ही लिया ना सर इसमें हमने न्यूटन लॉज। तो बेटा करते ही हैं, और कहाँ से लाएंगे, नया लॉ थोड़ी लाएंगे। नहीं सर, मतलब आप कह रहे हैं इनर्शियल है तो फिर ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ही ना एट द एंड ऑफ द डे। क्यों, ये यहाँ खड़े हो आप, ये हो, ये नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ओके समझ आ गया। यहाँ खड़े हो अलग बात है, और यहाँ खड़े हो, देखो यहाँ खड़े हो, ये अलग बात है। हाँ सर समझ आ गया। एक बार कार्ड पे चढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व किए और एक कार्ड पे उतर के प्रॉब्लम सॉल्व किए। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट बनाने के लिए दो तरीके से कर करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग के अंदर मतलब जज्बा है, सवाल कर लेंगे। अदरवाइज एक सवाल दो सवाल कर लेने से आपको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, और सवाल इससे सरल ही पड़ेंगे। सर नॉन इनर्शियल वाला बता दीजिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है, आप फ्रेम पर बैठ जाओ, जिधर की तरफ को फ्रेम भाग रहा हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक पर फोर्स ले लो, एम ए। फ्रेम ब्लॉक की तरफ भाग रहा था आगे की तरफ को, पूरी कार्ड की तरफ भाग रही थी आगे की तरफ को, तो आप क्या करोगे, पार्टिकल पर एम ए डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ले लोगे, और उसके बाद न्यूटन्स लॉ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगाया वो थोड़ा बताइए। मैंने कहा ना कि कंपनसेशन, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगाया बताऊं। चलो ये और समझ लो, उसके बाद क्लास ऑफ कर दो। बड़ा सिंपल शब्दों में समझना, एफ बराबर एम ए लिखो या एफ माइनस एम ए बराबर 0 कर दो। अगर आपने माइनस एम ए फोर्स ले लिया एफ में, तो क्या डिफाइन करोगे आप, रेस्ट को। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, किसी और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में हो,
ठीक है, आप एक लिफ्ट के अंदर हो, और आपका वेट मान लीजिए mg है, लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ को ए एक्सेलरेशन से या ए नॉट एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगी, mg से कम होगी, mg से ज्यादा होगी? mg के बराबर। mg के बराबर अगर हुई तो फिर न्यूटन के नियम गड़बड़ा जाएंगे, n माइनस mg तब जीरो आ जाएगा, नेट फोर्स जीरो है, तो फिर ये एक्सेलरेट कैसे हो रही है? mg से ज्यादा होगा। mg से ज्यादा होगा तभी तो हमें ज्यादा फोर्स, ज्यादा वेट महसूस होता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक तरीका ये है कि आप नीचे बैठो ग्राउंड पर, तो आप ग्राउंड पर बैठकर क्या इक्वेशन लिखोगे अपने दिमाग में? n माइनस mg बराबर कितना? ma नॉट, ma, यस सर, नॉट, है ना? और एक बच्चा अंदर बैठा हुआ है मान लीजिए, वो है एक्सीलरेटेड फ्रेम में, उसको क्या लग रहा है? उसके दिमाग में क्या आ रहा है? रेस्ट में है पार्टिकल, ये मोशन महसूस कर रहा होगा, और ये क्या महसूस कर रहा होगा? रेस्ट। रेस्ट क्या कह रहा होगा भाई? उसको रेस्ट कैसे लग रहा होगा? n बड़ा है, n माइनस mg तो नॉन जीरो है, n माइनस mg तो नॉन जीरो है, फिर रेस्ट कैसे है? कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? नेट फोर्स नॉन जीरो होने के बावजूद भी वो चीज उसे रेस्ट में दिख रही है, इसीलिए कह रहे हैं न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड इन एक्सीलरेटेड फ्रेम्स। अब इसको बैलेंस कैसे कराएगा? ये कंपनसेट कैसे कराएगा? ये कहेगा ऐसा करो, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि ये बैलेंस कैसे हो रहा है, रुका हुआ क्यों दिख रहा है, तो ये उल्टी डायरेक्शन में ma नॉट मान लो। अब उल्टी डायरेक्शन में ma नॉट मानते ही वो क्या कहेगा? m जरूर mg और ma नॉट से बैलेंस हो जा रहा होगा। तब देखो दोनों के स्टेटमेंट एक जैसे होगा नहीं होगा? दोनों लोग एक जैसी बात कहने लगे। हाँ सर, यही कहने का मतलब है कि दोनों की बातें एक जैसी हो जाए, ऐसा करने के लिए आपको स्यूडो फोर्स की मदद लेनी पड़ेगी बिफोर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ लगाने से पहले आपको स्यूडो फोर्स अपने आप कंसीडर करने पड़ेंगे। ये केवल एक तरीके का स्यूडो फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल स्यूडो फोर्स। कई तरीके के स्यूडो फोर्स होते हैं। सर्कुलर मोशन होगी तो वहां पे कोरियोलिस फोर्स, एजीमुथल स्यूडो फोर्स, और आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब नाम सुने होंगे। लगाते हैं, जब आएगा तब बताएंगे। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई? आप क्लियर है ये वाली बात? नहीं? हाँ सर, ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे। सर स्लाइड नंबर 20 हेलो सर, शुरू नेक्स्ट से मैं क्लास दिखा में सर सारे स्लाइड है। नेक्स्ट क्लास शुरू में से सर दिखा क्या दे। स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट स्टार्ट में यही न्यूटन्स लॉ, पुलिस वगैरह वाले क्वेश्चन हेलो सर। करवाएंगे। सर सर जो ब्लॉक एक के ऊपर एक के रखे रहते हैं ना सर, दो ब्लॉक, और हाँ, फिर वो भी हम उस पे क्वेश्चन फोर्स करवा, लगाते हैं। हाँ सर, तो वो क्वेश्चन करवाएंगे। वो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर बार कंफ्यूज हाँ हो सर, जाते जब जो नीचे वाले में फोर्स लग, हाँ सर ऊपर वाले में जब फोर्स लगता है ना तब कंफ्यूज हो जाते हैं सर। वो सब नीचे बता, वाले का तो बन जाता है। वो बताऊंगा बेटा, अगली क्लास में जरूर बताऊंगा। आप बस क्लास में स्लाइड नंबर अगर 20 पे आइए। बेटा आ रहा हूँ। हेलो सर। बोलते हेलो रहो। बोलो। सर, जो जब मतलब मान लो कि दो स्लैब से दो स्लैब से अगर वो मतलब रफ है, मतलब ज्यादा रफ है, फिर उनके बीच एक फ्रिक्शन लगेगी, वो थोड़ा ज्यादा होगा। फिर जब वो धीरे होके जाएंगे, मतलब अगर वो मतलब बहुत, मतलब जैसे दो ग्लास स्लैब से, तो वहां पे तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है ना। वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता है, मतलब वहां ऐसा पे क्यों होता है कोहेसिव सर? फोर्सेस बढ़ जाते हैं। मतलब उतना नहीं, मतलब दो ग्लास को ग्लास के उनको अलग करने में मॉलिक्यूल्स के थोड़ा बीच ज्यादा में, ये हाँ, लगता है। वो बेटा कोहेसिव फोर्स होता है। आप लोगों ने सुना होगा कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस सरफेस टेंशन में, वो उसका कारण होता है। यस सर।
सर ये जो फ्रिक्शनल जो कोएफिशिएंट है ये एक से ज्यादा हो सकता है तो हाँ मतलब उसका कुछ तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हम लोग नहीं बता सकते ना? नहीं ऐसे नहीं बता सकते। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू म्यू से। पर सर उधर तो सर मतलब म्यू का तो मैक्सिमम 1 आता है, तो अभी एक्सपेरिमेंटली मतलब कभी-कभी 1 से ज्यादा भी मिल जाता है। हाँ, तो मतलब 1 से ज्यादा कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 1 से ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो एफ आर और म्यू एन है, एफ आर और एन मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो सकता है। चलो इसका जवाब मैं कल देता हूँ, अभी टाइम भी हो गया है, ध्यान दूंगा इस बात पे। अभी किसी को कोई इन स्लाइड से रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। यस सर। सर 1 मिनट, θ1 और θ2 वाली लिमिट बता देंगे फिर से? ये देखो बेटा, इसमें चिंतन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, आप चिंतन करो। चिंतन ये है कि आप मान लो एक रस्सी से एक ब्लॉक को खींच रहे हो mg cos थीटा से ऊपर की तरफ को, और एक बच्चा खींच रहा है mg sin थीटा से नीचे की तरफ को। अब कौन खींच के ले जाएगा इस ब्लॉक को, ये डिसाइड होगा थीटा से, नहीं? यस सर। अब कौन खींच के ले जाएगा? अगर थीटा मान लो 45 हुआ तो दोनों के बीच में लड़ाई होती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई कहीं नहीं ले जा पाएगा। लेकिन अगर 45 से बड़ा हुआ तो साइन थीटा वाला ले जाएगा ना? यस सर। और अगर π/4 से कम हुआ तो cos थीटा वाला ले जाएगा। यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे कहीं ना ले जा पाए कोई। तो जब साइन नीचे ले जाने वाला हो तब ये ऊपर की तरफ को लगकर साइन वाले को बैलेंस करे, डिफरेंस को, और जब कॉस ऊपर ले जाने लगे तो नीचे की तरफ को लगकर बैलेंस कर दे, तभी तो ब्लॉक रेस्ट में रह पाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स के पास एक खासियत होती है, वो 0 से लेके μn तक बढ़ सकता है, उसके बाद बढ़ना बंद कर देता है। तो 0 से लेके ये डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। अगर अप्लाइड फोर्स मतलब इनके बीच का डिफरेंस 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत ही नहीं यूज होगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो ये हाथ बढ़ाने आ जाएगा। लेकिन ये कब तक बढ़ाएगा? एक पर्टिकुलर लिमिट तक। वो लिमिट कौन सी होगी? θ1 एंगल और θ2 एंगल पर होगी। उसके बियॉन्ड अगर चले गए तो फिर वो लिमिट साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि μn अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। उसके बाद अगर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो μn कुछ नहीं कर पाएगा, और ब्लॉक जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में भाग जाएगा। इसलिए ये दो एंगल है। ओके सर। सर आगे सर, थैंक हेलो यू सर। सुन पा रहे हैं सर? हाँ बेटा सुन रहे हैं। सर ये कह रहा हूँ, ये mg के दो रेजोल्यूशन किए हैं, एक तो ये नीचे वाला वेट mg है, और एक जो इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में जो mg का रेजोल्यूशन किया है, ये ब्लॉक का अलग से, ये कैसे लिया है सर? मतलब 2 mg मतलब है, ये तो रेड, एक mg के मैंने ब्लू कलर के दिखाए, हाँ सर, मैं और एक ग्रीन वाले के बारे mg में के मैंने पूछना चाह रहा ग्रीन हूँ, वाले दिखाए। ग्रीन वाले के बारे में सर। mg के कंपोनेंट है क्या ये वाले mg के? वो सर गिवन है ये क्वेश्चन mg में। वैसे बुक में शो नहीं होता ना सर? बुक में ये प्रॉब्लम है बेटा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। वो लिखा हुआ है सवाल में कि mg लग रहा है, अच्छा ठीक है सर, समझ गया फिगर सर। में दिख रहा है कि लग रहा है, इसलिए ये सवाल ऐसा है। बुक में नहीं दिखाया जाता है, बुक में तो दिखाएंगे जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था ना जिसमें एक्सेलरेशन बीटा टी दे रखा था, उसके अंदर सर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा निकालना था। तो सर उसमें ना मतलब मेरा आंसर आ रहा है tan इनवर्स 1/√2, और सर है ना आपने जो उसमें भेजा था उसका आंसर आता है tan इनवर्स 1/2। बेटा किसी बच्चे ने बताया होगा, मुझे लगता है। एक मिनट मैं देख लूं। सर मुझे कंफर्म करना था, मतलब इसलिए। स्यूडो फोर्स बेटा अगर नहीं समझ में आया नवीन,
तो बेटा थोड़ा आप पढ़ना जाके, और बाकी मैं पूरा एक चैप्टर करवाऊंगा ना। सारी बात अगर अभी डिस्कस हो जाएगी और पूरा समझ में अभी आ जाएगा तो उसके लिए एक अलग से चैप्टर नहीं बना होता। अभी सिर्फ इतना ही बोलूंगा मैं आपसे कि स्यूडो फोर्सेस केवल ट्रिक होती हैं या कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। ओके सर। हाँ बेटा क्या बोल रहे थे आप? अच्छा लेक्चर के बारे में, कल वाले लेक्चर। सर परसों जो एक क्वेश्चन आपने करवाया था उसमें मतलब रेंज निकाली थी, मैक्सिमम रेंज मतलब किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगी। हाँ बेटा एक मिनट रुको। वो एंगल मेरा ना मतलब tan इनवर्स 1/√2 आ रहा है, और आपने जो भेजा था ना पीडीएफ में वो मतलब tan इनवर्स 1/2 आ रहा है। बेटा एक मिनट रुको तो मैं देख रहा हूँ। कौन से लेक्चर में था ये याद है? मुझे लगता है लेक्चर नंबर 6 में था। सर 8 अप्रैल को था ना? 8 अप्रैल वाला, हाँ ठीक। ये जो अब देखो यही वाला है शायद, देखो यही है। हाँ सर यही था। ये सर ये रेंज तो यही आ रही है सर। रेंज यही आ रही है? यस सर। सर अच्छा इसमें ये ना मैंने tan इनवर्स 1/2 लिख दी। 1/√2 आ रहा है सर। अच्छा तो ये गड़बड़ लिखा होगा कुछ, ठीक है ना? मतलब बातचीत के दौरान कभी कोई बच्चे ने बता दिया होगा, वो लिखा हुआ है, तो मैं करेक्ट कर दूंगा इसे, ठीक है? आपका आंसर सही होगा। ओके सर। ठीक है चलो बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके।